दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 बीएसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। 2025 न्यू पैटर्न पर आधारित यह सेट है। तो चलिए आप सभी पूरा प्रैक्टिस सेट बनाइए और देखिए आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अभी देखिएगा दोस्तों, लेटेस्ट में जो भी परीक्षाएं हो रही है बिहार जीके से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी लेटेस्ट में देखिएगा तो 23 फरवरी को बीपीएसएससी आयोग की और स्टेनो एएसआई की परीक्षा ली गई है, जिसमें देखिएगा तो 10+ क्वेश्चन बिहार जीके से पूछा गया है। इसलिए आपको बिहार जीके से भी अच्छा ध्यान देना है। तो इसका चलिए आंसर क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से आप सभी पूरा फैक्ट देख लीजिए। बिहार में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और सेंट्रल लेवल पर जो सीट है सभी का यहाँ पर देख लीजिए आप सभी कितना क्या सीट रिजर्व है, यहाँ से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा पहला चीज़ ये है कि बिहार में विधानसभा की सीट, ये देखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या जो है 243 है। विधानसभा मतलब होता है एमएलए वाला सीट। अभी देखिएगा 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है यही एमएलए से रिलेटेड चुनाव है, विधानसभा। और विधान परिषद तो उच्च सदन कहा जाता है इसको। तो विधान परिषद में टोटल 75 सीट है। इसके बाद देखिएगा विधानसभा, तो विधानसभा में देखिएगा सीट रिजर्व भी रखा गया है। तो इस 243 में से 40 सीट टोटल आरक्षित है, जिसमें से आप देखिएगा एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति, एससी कैटेगरी में 38 सीट है और एसटी के लिए 2 सीट है। तो कुल मिलाकर भी पूछ लिया जाता है। बिहार एसएससी में पूछा गया था कि बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 40। अगर स्पेशल पूछा जाएगा अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है, 38। ये हो गया। अब यहाँ से लोकसभा के बारे में आप सभी देखिए। तो देखिए लोकसभा यहाँ पर बिहार में जो सीटों की संख्या है टोटल 545 सीट में से बिहार में जो है 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है। तो लोकसभा में देखिएगा बिहार से अनुसूचित जाति के लिए टोटल सीटों की संख्या आरक्षित जो है 6 सीट है। और ओवरऑल लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सभी राज्यों में मिलाकर एससी कैटेगरी में 84 है, एसटी में 47 है, कुल 131 है। तो यहाँ तक देखिएगा जो भी फैक्ट है ये बिहार से रिलेटेड है। और ये देखिएगा तो सेंट्रल लेवल पर ये भी पूछा जाता है, एससी की सीट कितना है, 84 है, 47 एसटी के लिए टोटल 131, लोकसभा में 545 में से सीट रिजर्व है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं पूरे इसी तरह से फैक्ट के साथ, जिससे आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर है बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी में कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में टोटल 6 सीट आरक्षित है, राज्यसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं है। और यहाँ पर ये देखिएगा 38 जो है बिहार में यहाँ पर है 38 सीट है एससी कैटेगरी के लिए और 2 सीट यहाँ पर एसटी के लिए बिहार विधानसभा में है। तो इसका 6 आंसर होगा सही। और ये जो फैक्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई ना कोई यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ के किस रंग से दर्शाया जाता है। अभी देखिएगा 23 फरवरी वाला जो एग्जाम है दोस्तों, पिछला जो प्रैक्टिस सेट था उसी प्रैक्टिस सेट से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करवाते हैं सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है और ये आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी फैक्ट बताते हैं उसको आप नोट कर लीजिए और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर कोर्स में भी ये पीडीएफ वहाँ पर अटैच कर देते हैं, जिससे आप इसको डिस्कशन को बार बार पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि पीला होगा या ये होगा। तो चलिए यहाँ से आप पूरा फैक्ट देख लीजिए। तो देखिए मानचित्र में दर्शाने वाले रंग जो है निम्न प्रकार है, जिसमें देखिएगा लाल रंग जो है पर्वत पहाड़ को दर्शाता है, ब्लू रंग जो है नदी समुद्र। देखिए नदी समुद्र, नदी पानी है तो पानी का रंग जो है ब्लू है, वैसे आसमान के रंग के कारण से दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर नदी समुद्र को जो है ब्लू रंग से दिखाया जाता है। पीला रंग तो ऊंचे स्थान पठार, तो यहाँ पर ऊंचा स्थान जो रहेगा पठार जो टॉप पीक चोटी है उसको दिखाया जाता है। और हरा रंग से मैदान, तो मैदान में घास है और घास जो होता है हरा भरा, तो इसलिए यहाँ पर मैदान का कलर हरा है। और नदी समुद्र, तो समुद्र का अगर आप देखिएगा तो आसमान के कारण से ब्लू रंग का दिखाई पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर ब्लू रंग से दिखाया गया है। और यहाँ पर पर्वत पहाड़ लाल रंग से हो गया और ऊंचा स्थान जो चोटी है ये पीले रंग से दिखाया जाता है। तो चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो लाल रंग से दर्शाया जाता है और चोटी को किस रंग से होगा, ऊंचे स्थान को पीले रंग से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर बहती है। देखिए बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर के बहती है, अलग अलग जिलों से, जिसमें यहाँ पर फैक्ट देखिएगा आप सभी। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है और बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर बहती है।
पटना में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है 99 किलोमीटर। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट करेगा। और आपसे लेंथ भी पूछा जा सकता है। तो पटना में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर और सबसे लंबी गंगा नदी पटना में है और 12 जिलों से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 होगा। चलिए आप सभी अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस जीव के पास 3 हृदय होते हैं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है जेलीफिश। तो जेलीफिश के पास दोस्तों कोई भी हृदय यानी हार्ट नहीं होता और साथ में देखिएगा ब्रेन भी नहीं होता है। तो कैसे क्या ये जीवित रहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र होता है, उसी से अपना एक्टिविटी करते हैं। तो जेलीफिश के पास ना तो दिमाग होता है ना ही हृदय होता है। इसके बाद व्हेल, तो व्हेल में 3 हृदय नहीं है। और झींगा, तो झींगा में भी नहीं है। ऑक्टोपस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस से रिलेटेड यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेलीफिश के पास ना तो दिमाग होता है ना ही दिल, और ऑक्टोपस के पास 3 हृदय होता है और खून का रंग नीला होता है। तो ये खूब पूछा जाता है, निम्न में से कौन ऐसा जीव है जिसके खून का रंग नीला होता है? तो ऑक्टोपस का होता है और ये होने का कारण होता है कॉपर, तांबे की मात्रा अधिक होने के कारण से खून का रंग नीला होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑक्टोपस हो जाएगा। अगला देखिएगा, चेचक का टीका वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स कहाँ से बनता है, यानी क्या चीज़ से बनाया जाता है? आपको लग रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया से बनाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया यानी दवा, केमिकल रूप से, तो ऐसा नहीं है। चेचक का टीका वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स जो बनाया जाता है जानवर से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से आप सभी देखिएगा, तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीका के जनक है। ये नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, और ये वायरस का नाम भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये 3 फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का निर्माण पशु, गाय और बछड़े से निकले पदार्थ का उपयोग किया था। और चिकन पॉक्स एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से किस वायरस के कारण से चिकन पॉक्स होता है? तो वेरिसेला वायरस के कारण से, और स्मॉल पॉक्स का कारण होता है वेरिएला। दोनों में देखिएगा यहाँ पर 100 का बस डिफरेंट है। तो चिकन पॉक्स में यहाँ पर देखिएगा तो ये वेरिसेला होगा, 100 होगा, और स्मॉल पॉक्स वाले में वेरिएला होगा। ठीक उल्टा हो जाता है, स्मॉल पॉक्स एस से नाम है तो इसमें वेरी 100 नहीं हो करके यहाँ पर रॉ का यूज होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेचक का टीका जानवर से प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से किस भूभाग में टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास होता है? देखिए यहाँ पर टेरा रोसा है। टेरा रोसा एक प्रकार का मिट्टी है और इसका जो विकास होता है चूना पत्थर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ये एक प्रकार का मिट्टी है, तो चूना पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा टेरा रोसा एक लाल रंग की मिट्टी होती है जिसे लाल मृदा या लाल भूमि भी कहा जाता है। चूने पत्थर वाले क्षेत्र में टेरा रोसा का विकास होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से कौन सा भारतीय राज्य नहीं लगा है? और देखिए अगर आप पीडीएफ इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी सक्सेस प्लेनेट टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पर बहुत सारे वीवीआर टॉपिक भी आप लोगों को देने वाले हैं। जो फिक्स टॉपिक है एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो आप सभी को टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, और जो एप्लीकेशन में कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर कोर्स में भी ये सब पीडीएफ वहाँ पर अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बांग्लादेश की सीमा कौन सी भारतीय राज्य से नहीं लगा हुआ है? तो देखिए बांग्लादेश की सीमा इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, इन तीनों राज्यों से लगा हुआ है, लेकिन नागालैंड से नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है, बांग्लादेश देखिएगा तो भारत में सबसे लंबी सीमा वाला देश है। तो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला राज्य में पहला नंबर पर है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम है, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा है, 5वां मिजोरम है। नागालैंड से नहीं है लगा हुआ। तो टोटल 5 राज्यों से सीमा लगती है। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश का है, 4096 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड से सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने अधिकतम पदक जीते हैं? देखिए आपको भारत का भी ध्यान रखना है। तो भारत तो ये तो आंसर फर्स्ट नंबर पर आएगा ही नहीं। भारत का स्थान जो 71वां है। भारत टोटल जो मेडल जीते हैं 6 मेडल जीते हैं। तो भारत का रैंकिंग भी आपसे पूछा जाएगा। तो पहले नंबर पर देखिएगा तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, और भारत का स्थान बहुत पीछे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। और टोटल मेडल आप सभी देखिएगा तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, टोटल 126 मेडल है जिसमें से 40 गोल्ड है। चीन का भी 40 गोल्ड है, लेकिन ओवरऑल टोटल मेडल 91 चीन को मिला है। इसके बाद भारत, तो भारत 71वां स्थान पर है। ये रैंकिंग आपसे पूछा जाएगा। टोटल मेडल जो है भारत के पास 24 वाले में 6 है, जिसमें से सिल्वर 1 है और ब्रॉन्ज 5 है। ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल 5 है और सिल्वर रजत पदक 1 है, कोई भी गोल्ड नहीं है।
पिछली बार 2020 में, तो 2020 में भारत टोटल अब तक का देखिएगा सबसे हाईएस्ट है, टोटल 7 मेडल 2020 में भारत जीते थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 71 नंबर का अमेरिका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर है। अगला देखिएगा, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के साथ विरोध संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के साथ विरोध संघर्ष किया था। देखिए इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने ब्रिटिश के साथ सर्वप्रथम विरोध संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। देखिए आगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन है और बहुत सारे VVI क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी पूरा सेट को बनाइए और देखिए आप कितना बना पाते हैं, और जो ना बने तो उसका फैक्ट भी आप लोगों को बताते, तो ये एग्जाम में आपको काम आएगा। यहाँ पर देखिएगा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो इसमें से देखिएगा लोथल जो है गुजरात में है, और ये एक बंदरगाह था। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो यहाँ से आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, कई बार राखीगढ़ी का पूछ दिया जाता है। बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा की जगह पर कई बार पीलीबंगा भी दिया हुआ रहता है, तो पीलीबंगा कालीबंगा दोनों राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। देखिए बिहार SSC के लिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत भी है, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछा जाता है बिहार पंचायती राज से रिलेटेड। हर सेट में आप लोगों को ये क्वेश्चन शामिल करेंगे, जिससे और सभी तरह का जितने तरह का क्वेश्चन है ये एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए। बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण ये जो दिया गया है 2006 में दिया गया। 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 नया लाया गया, जब CM नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2005 में। इसके बाद तो इसमें देखिएगा ये किया गया प्रावधान कि 50% टोटल सीट का महिलाओं के लिए ही सिर्फ रिजर्व रहेगा। और इसके बाद सरकारी नौकरी जो महिलाओं में आरक्षण है 35% का आरक्षण है सरकारी नौकरी में। इसके अलावा देखिएगा प्राइमरी लेवल पर शिक्षक यानी PRT शिक्षक में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। और प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है मेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। तो ये आपसे पूछा जाएगा सरकारी नौकरी वाला प्राथमिक शिक्षक के लिए। और ऑनलाइन अगर CBT परीक्षा ली जाएगी तो बहुत सारे शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी, तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 2006, ये बहुत भी है। अगला है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो मधु में डायबिटीज़ से रिलेटेड यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा खोज किया गया है। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के गया जिला में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा तो डलहौजी के शासनकाल में ही रेल, इसके अलावा डाक और इसके अलावा टेलीग्राफ, ये सब चीज़ें जो काम है डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। देखिए अजातशत्रु से पहले जो है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। बिंदुसार और बिंबिसार दो अलग अलग नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश से रिलेटेड है और बिंबिसार हर्यक वंश से रिलेटेड है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। तो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे और फिर अजातशत्रु का भी हत्या देखिएगा तो उसके पुत्र ही कर दिए, उदयन। तो इसमें पूछा जा रहा है अजातशत्रु किस वंश के शासक थे। हर्यक वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट यहाँ से देखिएगा तो देख लीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठा। और फिर देखिएगा तो अजातशत्रु को भी हत्या करके उसका पुत्र उदयन ने गद्दी पर बैठा था। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का प्रथम शासक या संस्थापक जो है जलाउद्दीन खिलजी था। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासन किया अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। अच्छा सा क्वेश्चन है। 17 का सही आंसर क्या होगा ABCD में से आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
थोड़ा समय ले लीजिए, आप सभी सोच करके इसको बनाइए। देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल है, यानी प्रशासनिक शक्ति। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति, ये देखिएगा फुली राष्ट्रपति का ही काम है, महान्यायवादी को नियुक्त करना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करना, ये सब काम। इसके बाद देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो ये भी काम है, ये भी काम है। और बिहार में तो बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल की ओर से की जाती है, और बीपीएससी के चेयरमैन को हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहा है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल की ओर से की जाती है, और हटाया जो जा सकता है राष्ट्रपति की ओर से। वित्त आयोग का गठन ये भी किया जाता है। इसमें देखिएगा लोकसभा का विघटन ये भी किया जाता है, लेकिन इसमें प्रशासनिक शक्ति में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये देखिएगा राष्ट्रपति के पास ये विधायी शक्ति है। लोकसभा का विघटन के बारे में वर्णन जो है अनुच्छेद 85 में है, और ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 17 नंबर का बी ऑप्शन, लोकसभा का विघटन। ये प्रशासनिक शक्ति में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, और ये जो है दोस्तों भाग 20 में है। तो भाग 20 में है अनुच्छेद 368 के बारे में, और ये क्या चीज़ से रिलेटेड है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और देखिए आप में से जो भी CGL 4 या फिर दरोगा इंटर लेवल की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। ये देखिएगा तो बीपीएससी में पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अभी देखिएगा तो लेटेस्ट बीपीएसएससी स्टेनो एसएम ये पूछा गया था 23 फरवरी वाले एग्जाम में 2025, 23 फरवरी 2025 को। मुगल काल में पटना का नाम क्या था। अभी देखिएगा हम आप लोग जो तैयारी करवा रहे हैं इसमें बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, चाहे दरोगा हो, इंटर लेवल, बीपीएससी, बिहार एसएससी, ऑल एग्जाम का 100+ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, और साथ में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो जाइए फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और जम के तैयारी कीजिए। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर वैकेंसी के लेकर आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो मुगल काल में पटना का नाम क्या था, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिएगा प्राचीन काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र था। फिर इसके बाद देखिएगा शेरशाह सूरी की ओर से पटना किया गया, और मुगल काल में पटना का नाम था अजीमाबाद। तो अजीमाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी में पहले से आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक ठंडी जलधारा है। इसमें से जो ठंडी जलधारा है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा दिया हुआ है गल्फ स्ट्रीम। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। यहाँ पर देखिएगा नाम में ही गौ लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, और लेब्राडोर जो होता है ठंडी जलधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लेब्राडोर। और ये दोनों जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की धारा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा है किस महासागर की, अटलांटिक महासागर। लेब्राडोर भी है, और गल्फ स्ट्रीम जो होता है गर्म, और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल का मतलब ये होता है कि जिसको आप बेच करके पैसा ले सकते हैं। देखिए सभी फसल को आप बेच करके आपको पैसा होगा, लेकिन कुछ ऐसे फसल है जो आप घर में रखने के लिए उत्पादन नहीं करते, स्पेशली बेचने के लिए, पैसा के लिए। तो गन्ना, तो देखिए अगर आप गन्ना का उत्पादन कीजिएगा तो इसको बेचना ही पड़ेगा। कपास में भी वही चीज़ है, जूट में भी यही चीज़ है। ये तीनों का उत्पादन स्पेशली किया ही जाता है। गेहूं देखिएगा तो गेहूं का उत्पादन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तभी आप बेचिएगा, नहीं तो स्पेशल ये रबी फसल के अंतर्गत है वैसे। और गेहूं जो है अपने लोगों खाने के लिए किया जाता है स्पेशली। गेहूं, चावल ये सब नकदी फसल का उदाहरण नहीं है। तो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप सोच लीजिएगा कि किसको बेचने से हमें पैसा मिलेगा, स्पेशली बेचने के लिए किया जाता है। तो ये सब हो जाएगा गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ। तो गेहूँ रबी फसल है, चावल खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला है, पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति कहलाती है। पुष्प के खुलने एवं बंद होने की गति जो कहलाती है, इसे जो कहा जाता है अनुकुंचन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनुकुंचन। अगला है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है।
देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अमलगम। अब आप सोच रहे होंगे अमलगम क्या होता है, तो देखिए किसी भी धातु के साथ अगर पारा को मिलाते हैं तो ये अमलगम का निर्माण करता है, लेकिन लोहा के साथ नहीं होता है। लोहा पारा को मिलाने पर यह अमलगम नहीं बनेगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अमलगम में आवश्यक धातु कौन सा है, पारा है। तो ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। दूध, तो दूध में भी मिश्रण ही होता है, बहुत सारे चीज़ इसमें मिला हुआ होता है। पारा देखिएगा तो स्पेशली एक तत्व है, मेटल है, और मेटल में भी यहाँ पर तत्व है, और इसके बाद देखिएगा तो ये धातु है। तो पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, एक मिश्रण नहीं है। वायु, तो वायु भी एक प्रकार का मिश्रण, अलग अलग गैस मिला हुआ है। नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, इसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग गैस है। तो इसमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो पारा नहीं है। और ये आप अमलगम वाला जरूर ध्यान रखिएगा। अमलगम पारा और किसी दूसरे धातु का मिश्र धातु होता है, मिला हुआ चीज़ है। तो यानी किसी के साथ अगर पारा को मिलाएंगे तो यहाँ पर अमलगम का निर्माण करेगा, लेकिन लोहा के साथ अमलगम का निर्माण नहीं होता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है विश्व का प्रसिद्ध तेल शोधक कारखाना अवदान कहाँ स्थित है। तेल शोधक कारखाना अवदान जो स्थित है ईरान देश में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ईरान। और इसके अलावा भी देखिएगा तो ईरान में कुछ तेल शोधन कारखाना है, जिसमें आबादान हो गया, इसके बाद है इस्फहान प्लांट, और बंदर अब्बास साइट प्रमुख है। तो बंदर अब्बास भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ईरान से रिलेटेड है। अगला देखिएगा उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो यहाँ पर क्षिप्रा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। भारत में दोस्तों खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, पहले जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, 1991-92 में इसको स्थापित किया गया था। अब इसका नाम बदल करके जो हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये नाम कब बदला गया है, 2021 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब नाम बदला गया है। तो देखिए पुरस्कार का नाम तो सबको पता होगा, लेकिन बदला कब गया है, तो 2021 में चेंज किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक यानी जो ट्रेनिंग दिलाने वाले हैं टीचर, उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला है साहित्य के क्षेत्र में, और पुस्तक का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है, और एशिया का प्रथम व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत का प्रथम व्यक्ति हुआ ही, साथ में एशिया महादेश में जितने भी देश है सबसे पहले इसी को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 1913 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था। भारतीय संविधान में देखिएगा मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची था, बाद में अलग अलग तरह का संशोधन किया गया, तो जिसमें से 10वीं अनुसूची जो है यहाँ पर पारित जो हुआ है संशोधन करके जो किया गया 1985 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ 1985 में, और ये जो है 10वीं अनुसूची में है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का वर्णन है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट के बारे में जो वर्णन है अनुच्छेद 214 में, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 124 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में वर्णन है। अगला देखिएगा यहाँ पर है दही का जमना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। पहला देखिएगा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है, दूसरा है भौतिक अभिक्रिया, और इसके बाद उपयुक्त दोनों। देखिए भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर ये वापस फिर से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अगर आप पानी को उबालते हैं तो क्या होगा, गैस बन जाएगा, फिर अगर आप इसको ठंडा करते हैं फिर से पानी प्राप्त हो जाएगा। वही सेम चीज़ है, अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघलने के बाद पानी बनेगा, फिर ठंडा कीजिएगा तो जम के बर्फ़ बन जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि आप इसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। दही का जमना यानी दूध से दही बन रहा है, तो दूध से यहाँ पर दही बनने के बाद आप कुछ भी कीजिएगा तो फिर से इसको आप वापस दही में कन्वर्ट नहीं
दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते कभी भी दही को। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से कागज़ का जलना, अगर कागज़ जल गया है तो फिर उसको आप दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक में ये होता है कि दोबारा से आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक में सिर्फ अवस्था चेंज होता है, फिर अगर आप इसको प्रोसेस करते हैं तो फिर से आप दूसरे अवस्था में इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक में आपको मिल जाएगा लेकिन रासायनिक में नहीं मिलेगा। तो दही का जमना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक मानव में पाया जाता है, यानी मनुष्य में पाया जाने वाला सर्वाधिक रक्त समूह कौन सा है। देखिए जितने भी पॉजिटिव वाले ग्रुप है ये अधिक लोगों में पाया जाता है। निगेटिव देखिएगा तो दुर्लभ के कैटेगरी में है। तो जब भी ऑप्शन में निगेटिव रहे तो आपको छांट देना है। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, तो ये दोनों अधिक लोगों में पाया जाता है, जिसमें से सबसे अधिक जो होता है ओ पॉजिटिव होता है। तो सही आंसर इसका होगा ओ पॉजिटिव। अगला देखिएगा यहाँ पर है, वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण है। वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का जो कारण होता है पृष्ठ तनाव होता है। तो जल का पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर हो जाएगा। और कोशिकत्व क्रिया के कारण से जल का ऊपर चढ़ना, साथ में तेल की बत्ती में तेल जो होता है ऊपर चढ़ने का, ये सब जो कारण होता है कोशिकत्व होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण से वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण है। अगला है यहाँ पर, पशुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है। पशुओं में होने वाला एक प्रमुख रोग है फुट एंड माउथ का रोग। ये जो होता है वायरस के कारण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। ये देखिएगा तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी 1 अप्रैल 1973। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1973। अगला है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक जो पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। तो जहाँ पर कपास की खेती होगी वहीं पर पाया जाएगा। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। गुजरात महाराष्ट्र राज्यों में अधिक है। अगला है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। झेलम नदी प्रमुख रूप से जो बहती है जम्मू कश्मीर राज्यों में, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है वेरीनाग झील है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वेरीनाग झील। अगला क्वेश्चन है, दाल चीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। देखिए पौधे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और किस भाग से, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो कई बार चाय का पूछ लिया जाता है। तो चाय जो है पत्ता से प्राप्त किया जाता है, इसलिए देखिएगा इसमें चाय पत्ती नाम में लगा हुआ है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त किया जाता है। दालचीनी जो हो जाएगा, दालचीनी कहते हैं इसको, छाल कहते हैं, दालचीनी का छाल। तो दालचीनी छाल से प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा मलेरिया जो है सिनकोना, तो सिनकोना का भी छाल से प्राप्त किया जाता है। ये पिछली बार अभी 70 बीपीएससी में पूछा गया था कि मलेरिया रोग के उपचार के लिए सिनकोना प्राप्त किया जाता है, तो छाल से प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा केसर का कई बार पूछा जाता है। तो केसर का वर्ती काग्र हो जाएगा। लौंग, लौंग जो है कली या फूल से प्राप्त किया जाता है। तो लौंग का फूल या फिर कली। तो ये ध्यान रखिएगा। चाय हो जाएगा पत्ती, कॉफ़ी बीज, दालचीनी छाल से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा छाल। अगला है यहाँ पर, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विटामिन ए। अगला देखिएगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है दक्षिण, दक्षिण का मतलब यहाँ पर राइट हो गया। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, और वाम, वाम मतलब लेफ्ट यहाँ पर हो गया। तो ये जो सही आंसर होगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम यानी दाएं हस्त नियम द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा विरिक, विरिक है किडनी, किडनी में देखिए यूरिया का निर्माण नहीं होता है। किडनी का काम होता है फिल्टर करना। रक्त यानी ब्लड का जो शुद्धिकरण किया जाता है किडनी की ओर से, फिर इसके बाद मूत्र के माध्यम से जो भी अवशिष्ट पदार्थ है ये निकलेगा। और रक्त, तो रक्त में तो निर्माण ही नहीं होता है। इसके बाद है यकृत और मूत्राशय। तो देखिए मूत्राशय में मूत्र जमा रहता है, तो यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा यकृत, यकृत यानी लीवर।
अगला है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? संदमन करता है। संदमन का अर्थ हुआ यहाँ पर रोकना। तो कौन सा पादप हार्मोन? तो जिस तरह से मनुष्य में हार्मोन होता है उसी तरह से पौधे में भी हार्मोन होते हैं। इसमें जितने भी है सभी पौधे से रिलेटेड पादप हार्मोन है। तो अलग अलग तरह का हार्मोन है। इसमें से देखिएगा एब्सिसिक एसिड जो है पौधे में वृद्धि को रोकता है। अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो फिर पौधा जो भी है ये बढ़ता ही चला जाएगा बहुत ऊपर तक। तो इसलिए यहाँ पर अलग तरह का हार्मोन भी है जिससे यहाँ पर वृद्धि रुके और सीमित मात्रा में हो। तो एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है। देखिए एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन पूछे और आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे बना लीजिएगा। सूत्र क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल बट्टा समय। तो यहाँ पर क्या चीज़ का ग्राफ होगा, या आप ऐसे समझ लीजिए चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर क्या सब दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो दूरी समय से हमें क्या पता चल रहा है? चाल का पता चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो एग्जाम में ये लगेगा कि बल होगा तो त्वरण संवेग क्या होगा? तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी समय का ग्राफ हमें जो है चाल का यहाँ पर पता चलेगा। तो चाल इसका सही आंसर होगा। अगला है भारत में स्थानीय शासन विषय है। स्थानीय शासन या स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ये सब। तो स्थानीय स्वशासन ये जो विषय होता है, पंचायती राज जो विषय है राज्य सूची का, इसको ध्यान रखिएगा। पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी तरह का रूल रेगुलेशन ये राज्य की ओर से बनाया जाता है। बिहार में भी देखिएगा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो कि शुरू में था, तो बिहार सरकार की ओर से बनाया जाता है और चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। तो ये जो विषय है राज्य सूची की, राज्य सूची में जो विषय रहेंगे इस पर रूल रेगुलेशन सब कुछ करना राज्य का काम है। संघ सूची होता है केंद्र से रिलेटेड और समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है। तो राज्य सूची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेमोस शब्द का तात्पर्य है। डेमोस शब्द का जो अर्थ है दोस्तों यहाँ से जनता हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, जनता। तो यहाँ पर देखिएगा डेमोस शब्द का मतलब होता है जनता या आम लोग। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनता। देखिए आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, और हम आप लोगों को इसी तरह से रेगुलर रूप से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। सीजीएल हो गया, इंटर लेवल, दरोगा, सभी एग्जाम के पर्पज़ से आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा सभी में देखिएगा तो अभी का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार ये पूरा सेट है। यहाँ से करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आगे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है लास्ट में, ये जरूर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? देखिए यहाँ पर बुकर पुरस्कार और एक मैन बुकर पुरस्कार दो तरह का ये होता है। ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत भी है। तो ये जो है साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता जो है जैनी एरपेनबैक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला संविधान पार्क का जो उद्घाटन किया गया पुणे में, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। तो पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है? आपको लग रहा होगा राजेंद्र अर्लेकर। तो देखिए अभी चेंज हो गया है एक महीने पहले। तो वर्तमान समय में बिहार के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले राजेंद्र अर्लेकर था। और इसके बाद है विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होकर के उपराज्यपाल होता है। संतोष गंगवार बगल में झारखंड के राज्यपाल है। तो ये सब आपको नाम ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया है। और बिहार का भी आपको ध्यान रखना। अब देखिए बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाने वाला है। बिहार मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? त्रिपुरारी शरण है। ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरारी शरण बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त है और हीरालाल समरिया देश स्तर पर यानी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सभी ऑप्शन देख लीजिए यहाँ से। तो देखिए जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो वहाँ पर जो भी भारतीय लोग रहते हैं उसको लाने के लिए अलग अलग तरह का ऑपरेशन चलाया जाता है। तो जिसमें से इजरायल हमास वाले में जो चलाया गया था, यहाँ से आप फुल देख लीजिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ऑपरेशन अजय देखिएगा तो इजरायल हमास के बीच युद्ध होने पर यह चलाया गया था। और इसमें जो भी यहाँ पर इजरायल या फिर यहाँ पर हमास से रिलेटेड लोग वहाँ पर थे तो उसको लाने के लिए, भारतीय लोगों को लाने के लिए।
इसके बाद देखिएगा ऑपरेशन कावेरी, तो सूडान में गृह युद्ध शुरू हो गया था, तो फिर सूडान में जो भी भारतीय लोग फंसे हुए थे उसको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के समय, जो भी वहाँ पर लोग फंसे हुए थे यूक्रेन में, तो उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसके बाद देखिएगा ऑपरेशन दोस्त, तो तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आए थे, तो भूकंप में बचाव अभियान के लिए ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये आप चारों इंपॉर्टेंट है और सभी देखिएगा विदेश से रिलेटेड है, तो अलग अलग देश कौन से रिलेटेड है, तो आपको देश का नाम भी पूछ दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ऑपरेशन का नाम पूछा जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये देखिएगा तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और अभी देखिएगा CGL 3 एग्ज़ाम इंटर लेवल एग्ज़ाम में सभी टॉपिक जितने भी तरह का शिफ्ट हुआ है एग्ज़ाम में, सब में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। और ये जो टॉपिक था यहाँ पर देश का प्राचीन नाम, जैसे श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका PDF दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देते, ये टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम हॉल में ये नहीं बनने वाला टॉपिक है, अब आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा पूरा लिस्ट है, इसमें कुछ ही नाम है, बाकी आपको टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट पर सेंड कर देते, सभी देश का पुराना नाम क्या है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तंजानिया का जो पुराना नाम है टैंगानिका है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह से। यूथोपिया का पुराना नाम अबसीनिया है। इसके अलावा देखिएगा श्रीलंका का सिलोन, तो ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद म्यांमार का बर्मा नाम है। अंकारा तुर्की की राजधानी का पुराना नाम अंगोरा था। और सर्बिया वाला भी ये भी पूछा जाएगा, तो सर्बिया का नाम यूगोस्लाविया है। और यहाँ पर कुछ देश का देखिएगा सेम ही है, तो इसलिए कि इसी से रिलेटेड देश है, इसलिए यहाँ पर उज्बेकिस्तान का सोवियत संघ और कजाकिस्तान ये सब देखिएगा तो पहले सोवियत संघ के अंतर्गत ही देश था। ईरान का हो गया पर्सिया। भारत का तो नाम आप सभी को पता ही होगा। थाईलैंड का पुराना नाम है सयाम। ये CGL 3 में पूछा गया था, 23 दिसंबर वाले शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। म्यांमार का बर्मा, और भी बहुत सारे इसमें फैक्ट है, देश का अलग अलग नाम है। तो आप सभी टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट से इस PDF को प्राप्त कर लीजिए और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और जो कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर कोर्स में ये सब PDF अपडेट कर देते हैं। और देखिए हम आप लोगों को तैयारी जो करवा रहे हैं, जो पैटर्न है उसी अनुसार, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो दूसरे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करते चलते हैं, तो जिससे आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बन जाए। तो तंजानिया का पुराना नाम क्या था आप अभी देख लिए, टैंगानिका इसका सही नाम है। और ये सयाम किसका नाम है, यूगोस्लाविया किसका नाम है, पूरा यहाँ से आप सभी फैक्ट देख लीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए।